ओके, हम जो है डिफरेंस की बात करते हैं। हमारे पास एक साइड हम ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर तो आप लोगों को पता है ना, जो पावर होता है उसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होती है, हाँ, उसी को हम लोग एन के फॉर्म में जो है लिखते हैं। और इधर हमने जो है मॉलिक्यूलरिटी लिखा। पहला, कोई मुझे बताएंगे क्या होता है ऑर्डर का डिफरेंस? पहला मैं बताता हूं, इट इज कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंट। इट इज कैलकुलेटेड, सीधे सीधे कहता हूं, ऑर्डर कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। Order of reaction can be 0. और ये जो होता है मॉलिक्यूलरिटी, इट्स वैल्यूज कम्स थ्योरेटिकली। ओके, it is applicable for complex and elementary. Yes, sir. Okay, Yes, sir. और ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? सिर्फ और सिर्फ Elementary के लिए. Elementary it is applicable for reaction. elementary reaction. Third one, value of order is positive, negative and fraction. चाहो तो जीरो भी लिख दो। 0. Yes, sir. Value of order is positive। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फोर्थ वन, order value, its value is anything, या इस वैल्यू इज एनीथिंग, यानी कि कुछ भी हो सकता है, जबकि इट्स वैल्यू इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। Equal to 3. ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एन तक आप लोगों को मैंने बताया था, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू जो होती है हमेशा क्या होगी? लेस देन इसके लिए हो जाएगी। ठीक है, आज हम बात करते हैं अर्हेनियस इक्वेशन की। सबसे पहले मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि अर्हेनियस को ये इक्वेशन लाने की क्यों जरूरत पड़ी। मैंने कई क्वेश्चन कराए, मैंने कहा के को, जैसे आप लोगों को मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, जैसे कि रेट इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स, कोई एक इक्वेशन है। अब हमने मान लिया कि ए के कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया। ध्यान से सुनना, मैं क्योंकि ये बात अगर जब समझ जाओगे तो फिर आपको आगे समझने में काफी मदद मिलेगा। मैंने क्या कहा कि मैंने कोई भी ए से प्रोडक्ट बनाया और उसका रेट लॉ लिख दिया। ठीक है, मैंने कोई भी इक्वेशन दिया और उसका मैंने क्या कर दिया? रेट लॉ लिखा। प्रोडक्ट बना रहा था और मैंने जो है रेट लॉ लिख दिया। मैंने कहा कि इसकी कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया। अगर मैंने कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया तो किस पे डिपेंड करेगा? के पे। बताइए, रेट किस पे डिपेंड करेगा? के पे। और आपको पता है कि के जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। यानी कि बेसिकली हम जो है रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच रिलेशन निकालना चाहते हैं। कब? जब हमारा कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा?
सेम हो जाएगा। तो इस चीज को ऐसा नहीं कि पहले आरएनएस आए, कई साइंटिस्ट ने प्रूव किया, लेकिन इनका जो एक्सप्लेनेशन था वो काफी ज्यादा क्या हुआ, सक्सेस रहा। तो इसीलिए हम इस इक्वेशन को पढ़ते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। आपसे सीधे सीधे यही इक्वेशन पूछ देता है कि अर्हेनियस का इक्वेशन बताओ, तो आपको ये याद रखना है। अब देखो दिक्कत क्या हुआ कि अगर हम टी को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। आपको कई बार मैंने कहा कि रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन भी कराया था। ओके, क्योंकि सर कैसे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए। अगर मैं k इक्वल टू, यहाँ पे इसको अर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस ई, अच्छा यहाँ पे मैं इसको पहले एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ ई ए टू द पावर आर टी। अब देखो अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते तो यहाँ से, सॉरी, रेट की वैल्यू या के की वैल्यू, अरे यार आर क्यों लिखा जा रहा है, यहाँ पे के की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं कब, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। लेकिन अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया कि टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा। तो हमने कहा कि इसीलिए यहाँ पे क्या दे दिया है, माइनस दे दिया, यानी कि पावर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। और जैसे ही पलट जाएगा तो देखो कि जो है बढ़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये भी टर्म बढ़ेगा। इसी कारण से ये जो होता है क्या हो जाता है, यानी कि धीरे 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 बढ़ने लगता है। तो देखो कहता क्या है, द टेम्परेचर डिपेंडेंस of the rate of chemical reaction can be explained by Arrhenius equation। मैंने जैसे आपको बताया कि इनके सामने बड़ी समस्या आ गई कि अगर हो सकता है कि हमने दोनों का कंसंट्रेशन सेम लिया लेकिन टेम्परेचर अलग अलग, एक को मैंने गुजरात में कराया, सॉरी एक को हिमाचल में कराया और एक को मैं राजस्थान में लेके चले गया जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, अजमेर क्या कहते हैं उसको, जहाँ जैसलमेर क्या कहते हैं, वहां पे लेके चले गए। वहां पे अभी टेम्परेचर होगा 50 डिग्री या 45 डिग्री के आसपास होगा, 45 से 50 के आसपास। तो वहां पे हमने अब कंसंट्रेशन सेम रखा, लेकिन अब भी देखा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज आ रही थी। हमने कहा कि भाई रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने यहाँ देखा तो ई बाई आर टी यानी कि टी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि के इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, जिस कारण से हमने क्या करा कि अब देखो ये ऊपर चले जाएगा, के इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ क्योंकि ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यही अर्हेनियस ने क्या कहा कि इन्होंने एक रिलेशन निकाला किसके किसके बीच, कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच निकाला, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी सी छोटी सी बात समझ में आ गई। पहले मैं आपको ये इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, k इक्वल टू a e टू द पावर माइनस आर टी ए बाई आर टी। ठीक है, हमने जो है इस प्रकार से लिख दिया। यहाँ पे k क्या है, इसको अर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्हेनियस इक्वेशन। अच्छा मुझे बताइए k यहाँ क्या है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट। वेरी गुड। ओके, ए क्या है, कंसंट्रेशन। फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे वो वाली नहीं है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्हेनियस कांस्टेंट। या प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। अब इन तीनों में से कोई भी नाम लिखा रहे तो आप जो है समझ जाइएगा एक ही बात कर रहे हैं। ई यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ई क्या है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है।
और आर क्या है? यूनिवर्सल गैस constant. कांस्टेंट। आर की वैल्यू जब एनर्जी के टर्म में होता है तो 8.31 वाला लेना, ठीक है। और यहाँ पे टी क्या है? टेम्परेचर है, और इसकी वैल्यू आपको किस में लेना है? केल्विन में लेना है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है आपको याद रहनी, पता लगना चाहिए कि कहाँ पे क्या है, नहीं तो आपको आगे चल के जो है दिक्कत होगा। कहता है वेयर ए इज अरहेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, हम लोग जो है इन तीनों में से किसी को भी जाना जा सकता है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, जिसको आप जूल पर मोल में लोगे। द फैक्टर ई माइनस ई ए by RT corresponding to the fraction of molecules that have kinetic energy greater than E। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हमने फ्रैक्शन में लिया, जैसे 0.2 इस प्रकार से कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं, द फैक्टर corresponding to the fraction of molecules that have kinetic energy greater than E, यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी जो है ग्रेटर देन E से ज्यादा है, यानी कि इस चीज से हमें क्या करता है, यानी कि जो है बताता है। इसी चीज को हमने क्या कहा? E को एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहा, E को एक्टिवेशन एनर्जी कहा, R को हमने क्या कह दिया? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा, T को टेम्परेचर कहा। और इस इक्वेशन से हमें यह पता लगा कि कैसे रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता है। कब? जब हमने उसका कंसंट्रेशन को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। यानी कि यहाँ पे वही सेम रिएक्शन को हमने क्या कराया? हिमाचल में कराया ठंडे में, और वही रिएक्शन को हमने कहाँ पे कराया? राजस्थान के जैसलमेर में, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर के आ जाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने से वो कोलिजन क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, ठीक है। याद हो तो मैंने पिछली क्लास में कोलिजन के बारे में बताया था, याद है? बताया था कि नहीं बताया था? मैंने कहा था कि कोलिजन का मतलब ये नहीं कि कभी भी किसी भी डायरेक्शन में टकराएगा तो बन जाएगा, नहीं। हमने कहा था इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, ठीक है। अगर इफेक्टिव कोलिजन होता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में हमने आपने करा दिया तो वहां पे जो है प्रोडक्ट बनेगा, नहीं। इफेक्टिव डायरेक्शन में होगा। जैसे मैं समझाने के लिए आपको कहूं कि ए मैंने इसको ले लिया और यहाँ पे बी ले लिया, अगर दोनों हेड ऑन हेड जो है टकराएंगे तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इन केस मान लो कि मेरे पास, यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूं ताकि कि आपको ज्यादा समझ में आए, पी ए और ये भी टकराया, इस प्रकार से बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या लिया? ए और बी। अब ये इससे टकराया और ये इससे टकराया, ये दोनों मॉलिक्यूल्स तो प्रोडक्ट बना देंगे, लेकिन ये ए बी जो है प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। सिर्फ यहाँ पे ए बी के एक मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ए यहां से और बी यहां से। हम दूसरा नहीं बना सकते, इससे और इससे नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि कोलिजन जो होता है वो इफेक्टिवली होना चाहिए। अगर जितना अच्छा इफेक्टिवली कोलिजन होगा वो प्रोडक्ट उतना ज्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? तो कोलिजन के लिए अगर से किन्हीं को दिक्कत है बताइए। नो सर। ओके, तो कोलिजन को हम समझने के लिए मैं दो टर्म समझाता हूं, ओरिएंटेशन, ठीक है, बैरियर। इसका मतलब है कि जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तब तक जो है क्या होगा? वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओरिएंटेशन का बैरियर का मतलब है कि जब वो पर्टिकुलरली किसी एक ही डायरेक्शन में टकराएंगे तो जो है यानी कि क्या बनाएगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ओके। तो यहां से जो हमने क्या बना दिया? ए और बी बना दिया। लेकिन सपोज कीजिए कि मैंने एक यहां से लिया और एक यहां से लिया, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा क्या? No, sir. नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब ऐसे समझिए आप लोग,
मान लेते हैं कि आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप सभी नीट की तैयारी कर रहे हैं या कोई और भी तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की? कोई बच्चा बोलेगा हम एनडीए की तैयारी कर रहा है, ठीक है, खैर कोई कहेगा कि हम और किसी चीज का तैयारी कर रहे हैं। ओके, खैर फिलहाल हम यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि नीट का हमें पेपर देना है। अगर जब नीट का पेपर देना है, हम आईआईटी जेई का बुक पढ़ के जाएंगे तो क्या पास होंगे क्या? नो सर। No, sir. यानी कि आपको ओरिएंटेशन भी पता होना चाहिए कि आपको एक घंटे में एक जगह 30 क्वेश्चन मिलते हैं और एक घंटे में एक जगह आपको 45 क्वेश्चन मिलते हैं, भाई बहुत अंतर है। तो वही कहता है कि जब तक आप परफेक्ट डायरेक्शन में नहीं चलोगे तो आपको मंजिल नहीं मिलेगा। मान लो कई बच्चा क्या करेगा कि जैसे स्कूल में नाम लिखा लिया और वो घूमने चले जाएगा इधर उधर, तो क्या वो अच्छा नंबर या अच्छा जगह जा पाएगा क्या? नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ओरिएंटेशन का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी है। सेकेंड वन, एनर्जी बैरियर। जैसे ठीक है, के लिख देते हैं। अब देखो ये तो रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट से इसको जो एनर्जी को हम लोग कहते हैं ई ए, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि रिएक्टेंट से आपको यहां तक पहुंचाना पड़ेगा, तब आप जाके क्या करोगे? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करोगे। अब किसी बच्चे के मन में उठ जाता है कि सर हम इतना दूर क्यों ले जा रहे हैं, हमारे पास ये रास्ता था ना, हम ऐसे करके ले जाते हैं, क्योंकि कितना कम। ये हमारे हाथ में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये पहले कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसको सबसे पहले यहाँ तक जाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ जाने के बाद वो क्या करता है? अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। अच्छा, आपको ना दो तरह के ग्राफ मिलेंगे। एक हो सकता है रिएक्टेंट से नीचे, यहाँ पे रिएक्टेंट से ऊपर है। मैं दूसरा भी ग्राफ बना देता हूँ, डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस कैसा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। और जैसे ही एनर्जी रिलीज होती है उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। जिसके अंदर एनर्जी गेन करते हैं उसको क्या करते हैं? इंडोथर्मिक। रिएक्टेंट ने कुछ ना कुछ एनर्जी गेन किया होगा, इसीलिए इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ओके, और यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट है। इस एनर्जी को फिर से हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और इस यहाँ पे जो हो रहा है प्रोसेस, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। जो रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। ओके ओके, अब देखो हमारे पास में दिक्कत क्या हो गई कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ई की पावर एक्सपोनेंशियल पावर में जो हम लोग क्या करें? वैल्यू निकालें। जैसे मैंने आप लोगों के लिए k इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यही फॉर्मूला बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। बोलिए ओके। अब हमारे पास क्या है ना कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं, तो हम एक काम करते हैं, बोथ साइड जो है हम लोग क्या ले लेते हैं? लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। हम लोगों ने क्या करा कि बोथ साइड में हमने क्या कर लिया? लॉग ले लिया। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं? ln वाला ले रहे हैं, लॉग बेस ई वाला के इक्वल टू लॉग बेस ई, और यहाँ पे ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। बोलिए
ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ जब मल्टीप्लीकेशन में होता है तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं? लॉग बेस ई के इक्वल टू लॉग ई ए प्लस लॉग ई माइनस ई ए बाई आर टी। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। ओके, अच्छा यहाँ पे ध्यान से सुनिए, इसी चीज को हम कैसा लिख सकते हैं? लॉग ई ए, और आपको पता है कि ई ए 1 हो जाता है तो और पावर जो है तो बाहर आ जाता है, तो यानी कि क्या लिख सकते हैं? माइनस ई ए बाई आर टी। बोलिए, यही फॉर्मूला आ गया जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब अभी भी हमारे पास ना लॉग ई की वैल्यू नहीं निकाले जाती। हम लोग किस बेस में जो है आंसर निकालना पसंद करते हैं? लॉग बेस 10 में जो है क्या करना पसंद करते हैं, यानी कि जो है वैल्यू निकालना पसंद करते हैं। आपको मैंने याद हो तो मैंने बताया था लॉग बेस ई ए इक्वल टू कितना बताया था? इनको याद है? 2.303 लॉग 10 बेस X. ए। यहाँ पे भी अब हम लोग क्या करते हैं? सिमिलरली वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, एक पहले ऐड कर लेता हूँ। हाँ बोलिए, किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ओके, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे हमने सबको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया? 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा? यहाँ पे 2.303 शुरू है। ओके, अच्छा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, सब में 2.303 से डिवाइड कर देते हैं। तो लॉग बेस 10 के इक्वल टू 2 कट जाएगा ये भी। लॉग बेस 10 के माइनस ई ए डिवाइडेड बाय 2.303 आर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करके क्या कीजिएगा? सवाल को सॉल्व करने का सवाल को सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे ना आपके लिए ग्राफ बना देता हूं, 2 ग्राफ बनाऊंगा। एक तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक साइड हमने क्या लगा? लॉग 10 बेस के। ठीक है, और एक साइड हम जो है टेम्परेचर देते हैं, तो यानी कि समय के साथ ये डिक्रीज होगा क्योंकि निगेटिव स्लोप। ठीक है, और दूसरा ग्राफ अरहेनियस इक्वेशन से बनाते हैं। आपके पास क्या था? k इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यानी कि समय के साथ कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो यानी कि जैसे ही एक्सपोनेंशियल है तो यानी कि धीरे धीरे क्या होगा? बहुत तेजी से यानी कि डिक्रीज करेगा या बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। तो ये डिपेंड करता है किस प्रकार से जो हम लोगों ने बना रहा है। ओके, अच्छा यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट हो तो बताइए। अगर जब किन्हीं के मन में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। दीक्षा, समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर से जा रहा है? आज दीक्षा, तानवी, निशांत, नेहा, समझ में आ रहा है? यस सर। तानिया, तनप्रीत, तानवी, आ रहा है कम आ रहा है? सर, आ रहा है। ओके, फिर निशांत तुम शुरू हो गए। ठीक है, मैं तो उसको बोल रहा हूँ, तुम्हें क्यों जरूरत है उसको बोलने की?
ठीक है। अच्छा चलिए, मैंने एक इक्वेशन निकाल दिया, मैं एक और इक्वेशन निकालता हूं आप लोगों के लिए, इस इक्वेशन को, ये पूरे पेज को समझाने के लिए आपको, ताकि कि जो है समझना। इफ टू टेम्परेचर आर गिवन, ठीक है। हम बेसिकली ये फॉर्मूला जो है डिराइव करना चाह रहे हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ओके, अच्छा देखो, मैंने माना कि K1 टेम्परेचर पे T1, K1 कांस्टेंट था टेम्परेचर T1 पे, और K2 कांस्टेंट था T2 टेम्परेचर पे। ओके, आपके लिए हमने जो फॉर्मूला लगाया था वो क्या लगाया, log EA log A माइनस EA/RT। अगर हमने K1 लिया तो टेम्परेचर T1 हो जाएगा। सिमिलरली log E K2 इक्वल टू log EA माइनस EA/RT2, क्योंकि ये बिल्कुल सेम चीज है। इन्होंने भी क्या करा, K2 इक्वल टू प्लस ln, यानी कि इसको इधर ले गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने क्या कर दिया, इसका यूज कर लिया। ln यानी कि यहाँ पे हम चाहते तो log 10 बेस का भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमने जो है ऐसा नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं कि K1 and K2 are value of rate constant and temperature T1 and T2 respectively। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है सर, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। हम घटाएंगे तो log E K2 माइनस log E K1 इक्वल टू log EA। अच्छा, कई बच्चे के मन में आ रहा होगा, सर यहाँ पे तो प्लस दिया हुआ है, आपने जो है माइनस ले लिया है। माइनस क्यों लिखा? आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने देखो यहाँ पे जो लिखा था log EA इक्वल टू माइनस EA/RT। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने क्या किया ना कि आगे चल के इन्होंने जो है माइनस करके जो है चीजें बराबर करते, हमारा इक्वेशन सेम आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इन्होंने जैसे भी लिखा हो, यानी कि हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा वो बिल्कुल सिमिलर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो गया, माइनस हो गया, तो log EA माइनस, इसको माइनस करेंगे तो घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हटा दो सीधे सीधे। और यहां से लिख सकता हूं एक माइनस 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 प्लस हो जाएगा, EA/RT2 माइनस प्लस EA/RT1। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग लिखते हैं, माइनस होता है तो log E बेस K2 डिवाइडेड बाई K1 इक्वल टू, इसको इधर ले चलते हैं, EA/RT1 माइनस EA/RT2। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। मैं यहीं पे एक और चीज बता देता हूं, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं log बेस E K2 डिवाइडेड बाई K1 इक्वल टू EA बाय R इक्वल टू 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। बोलो, अब देखो यही बिल्कुल सेम आगे हमारे पास क्वेश्चन। अब यहाँ पे इन्होंने log बेस 10 का यूज किया है, हम भी वहां पे यूज कर लेते हैं log बेस 10 का। तो log बेस 10 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, EA/R और यहाँ पे 2.303, और यहां से क्या हो जाएगा 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। यही इक्वेशन है। अब देखो दिक्कत क्या हो जाती है ना, बच्चे भूल जाते हैं कि सर K2 डिवाइडेड बाय K1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 बाय T। इसको ना एक और छोटा सा स्टेप में थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि कि आपको याद रहे। यहाँ पे भी K2 बाय K1 कर देते हैं, और इधर भी हम लोग क्या कर देते हैं 2.303, और यहाँ पे T1 T2
और यहाँ कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि K2 इधर था तो K2 बाई K1 था, तो यहाँ भी हमने क्या कर दिया T2 माइनस T1 कर दिया। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, याद रहेगा? बोलिए। यस सर। आज बहुत शांत हो गए हो, ज्यादा हार्ड चीज आ गया है क्या? नो सर। ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। देखिए यही फॉर्मूला जो है अल्टीमेटली हमारा जो है आ गया आंसर। ओके, log K2 बाई K1 इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R, ऊपर में T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 बाई T2। ओके, बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर एक बार रिपीट कर दो। ओके, देखो हमने कहा कि जब हमारे पास क्या हो, दो अलग अलग टेम्परेचर हो, अगर जब दो अलग अलग टेम्परेचर पे होंगे तो रेट कांस्टेंट भी अलग अलग होगा। हमने कहा कि भाई K1 का रेट कांस्टेंट है एट T1 टाइम पे, सॉरी T1 टेम्परेचर पे, K2 कांस्टेंट है यानी कि T2 टेम्परेचर पे। तो हमने कहा कि भाई K1 और T1 की वैल्यू पुट कर देते तो अलग अलग इक्वेशन में, अरेनियस इक्वेशन में। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, और जैसे यहाँ पे पुट किया तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया कि ये दो इक्वेशन बन गया। फिर हमने क्या करा कि सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दिया, देखो log K1 सेकेंड में से घटाए तो K2 माइनस K1 हो जाएगा, तो log K2 माइनस log K1 कर दिया। इधर साइड देखिए, इसको हम लोग क्या करा, log EA और ऊपर से log माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तुमने कैंसिल आउट कर दिया। और इसकी वैल्यू माइनस EA बाई R T2 है, तो ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो EA बाई R T1 हो जाएगा। फिर हमने कहा कि भाई जो है log में अगर जो log A माइनस B होता है तो log A बाई B लिखा जाता है, तो हमने वैसे लिख दिया EA, और इधर क्या आ गया EA बाई RT1 और EA डिवाइडेड बाई RT2 लिख दिया। ओके, फिर हमने कहा कि यहाँ से EA बाय R जो है कॉमन है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसकी वैल्यू को कॉमन में ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया EA बाय R, और यहाँ पर से हमने जो है इस प्रकार से लिख दिया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, K2 बाई K1 और यहाँ पे 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 लिखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि इसको याद रखने में कई बार क्या करता है T1 माइनस T2 कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या करा कि K2 बाई K1 और इधर भी क्या कर दिया T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 बाई T2 कर दिया। तो ये जो हमारा क्या हो गया कि जब अलग अलग टेम्परेचर होंगे तो अलग अलग कांस्टेंट होंगे, तो उनका जो है रिलेशनशिप आप लोगों ने सीख लिया। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट हो तो बताइए। ओके, चलिए अब देखो क्या इफेक्ट होता है कैटलिस्ट का। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कैटलिस्ट क्या होता है। Which catalyze the reaction? हाँ, यानी कि जो भी रिएक्शन क्या करे उसकी स्पीड को चेंज करे, या तो इंक्रीज करके या क्या करके डिक्रीज करके। अब देखो बहुत सारे आप लोगों को बायोलॉजिकल टर्म में मैं समझाने का प्रयास करूं तो बहुत सारे जो फिनोमिना होता है हमारी, जैसे मान लो सपोज करो कि ये कोई एक लड़का है, ठीक है, बन जाना, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे बनाते भी तो मैं भूल चुका हूँ, फटाफट से बन जाता था। ठीक है, सपोज करो कि ये कोई लड़का है, इसको आपने क्या करा, 1 चम्मच कॉम्प्लान पिलाया, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है कि बढ़ ही जाए, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आपने इसको दिया और इसकी हाइट क्या हो गई, बढ़ गई। तो बेसिकली यहाँ कॉम्प्लान कैसा वर्क कर रहा है, कैटलिस्ट के रूप में वर्क कर रहा है। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में जो रेट है, जो हार्मोन जो जिससे कि हमारी हाइट बढ़ती है, उसको क्या कर देता है, इंक्रीज करने लगता है, जिस कारण से हमारी बॉडी की जो है हाइट बढ़ जाती है। ओके, लेकिन बहुत सारे रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे को स्लो कर देते हैं। जैसे किसी कैंसर के पेशेंट को सेल नहीं बढ़ने देना है, हम ऐसा करते हैं जिससे कि सेल ना बढ़े, ऐसा कुछ रिएक्टेंट डालते हैं या ऐसा कैटलिस्ट डालते हैं। कैटलिस्ट पूरे रिएक्शन में बस एक बार इनिशिएट करके वो वापस क्या हो जाता है, यानी कि जो है आराम से वो निकल जाता है। जैसे समझाने के लिए मैं यहाँ पे देखिए समझाता हूँ। A catalyst is a substance which alters the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change. अब यहाँ पे देखो MnO2 एज अ कैटलिस्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, लेकिन ये कभी भी देखो प्रोडक्ट में MnO2 का कोई भी पार्ट नहीं है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के आते आते ये क्या हो जाते हैं, वापस जो है वो बने रह जाते हैं।
इस टाइप के फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे कैटलिस्ट है, अलग अलग जगह पे अलग अलग हम लोग जो है यूज करते हैं इन सब चीजों के बारे में। अब देखो कैसे एक्शन करता है, आपको यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे पास ए और बी को रिएक्टेंट है और सी कैटलिस्ट है। हमने यहाँ पे क्या करा कि हमें जो है ए बी बनाना है, यानी कि प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो सबसे पहले ए बी को किसने जोड़ने का मदद काम किया, सी ने। कहा कि भाई सी आ जाओ। जैसे मान लो कि सपोज करो दो स्टूडेंट की लड़ाई हो जाती है तो टीचर आता है, ठीक है, और इन दोनों को कहता है आओ मेरे पास, दोनों आते हैं, फिर इनसे इसकी इसके प्रॉब्लम पूछते हैं, इसकी कहते हैं ठीक है, दोनों जो है क्या करो, कान पकड़ के सॉरी मांग लो, आपस में दोस्ती कर लो। ये दोनों कर लेता है, और जैसे ही दोस्ती करते हैं तो ये टीचर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और बचा क्या, ये दोनों ए बी। सेम सिमिलर यहाँ भी होता है, ए और बी प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर नहीं रहे थे, यानी कि आपस में जो है बंधन नहीं बांध रहे थे। अब ये बंधन आपस में बंध नहीं रहे थे, तो जिस कारण से इनके लिए क्या आया, कैटलिस्ट आया, बुलाया दोनों को, कहा कि बी तुम भी आओ, ए तुम भी आओ, दोनों दोस्ती कर लो। अब देखो टीचर के सामने कई बार दोस्ती करनी पड़ जाती है, करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है। कभी लड़ाई हो जाओगे तो देखना कहेगा कि जो है सॉरी बोलो और जो है दोस्ती कर लो, तो फिर जो है दोस्ती कर लो, फिर टीचर चले जाता है और आपस में क्या हो जाता है, क्योंकि एक बार बॉन्ड बन गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वापस से देखो सी जो है क्या हो जाता है, कैटलिस्ट के रूप में आ जाता है। फिर से कभी झगड़ा होगा, टीचर वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं करता है ए बी के साथ टीचर भी दोस्ती कर ले, टीचर दोस्ती कर लेगा तब तो उसका वैल्यू ही नहीं देंगे, ठीक है, अरे दोस्त आ जा, बैठ जा, खा ले, ऐसे कह के जो है फिर उसको जो है बेइज्जत कर ले अकॉर्डिंग टू। हाँ ठीक है, तो इसीलिए जो है टीचर क्या करता है, बस दोस्ती करा के जो है। क्या कह रहे हो निशान, 1 मिनट, मजे ले रहे हो? सर जी, सर के जीने के बाद ओके ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, reactant first combine with catalyst to form intermediate complex which then decompose to form product and regenerating catalyst। निशान फिर तुम्हें कितनी बार समझाऊं, मैं तुम्हें ब्लॉक करवा दूंगा फिर। हमेशा तुम कभी भी देखो, हमेशा तुम्हें मैं बोलते रहता हूं तुम हमसे बात करो, बाकी से मत बात करो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। तुम ये क्या लिख रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि किसी के ऊपर मैं एक्शन लूं, मेरे पास इतनी अथॉरिटी है कि मैं जो है, क्या लिखे हो सर ने कहा है कि मुझसे पकड़ा और जो छोड़ेंगे, ये क्या है तरीका? वो मुझे कह रही है ना, तुम्हें तो नहीं कह रही है, मतलब क्लास को जो है कंटिन्यू कराइए, सिलेबस पीछे ना रहे, ठीक है, ओके। यहाँ पे बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे कि वो क्या करता है, रिएक्शन के अनुसार से जो है यहाँ पे जो है प्रोडक्ट बनाते हैं और सी जो है वापस क्या हो जाता है, जो है निकल जाता है। अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे ही कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। आप लोगों को मैंने कई बार बताया हुआ है कि एक्टिव यानी कि जो कैटलिस्ट का जो वर्क होता है वो क्या करता है कि उसकी एनर्जी को कम कर देता है। जैसे मैंने आप लोगों को एक दिन और बताया था कि सपोज करो कुआं है, कुएं में अगर जब मेरा बकेट गिर गया तो मेरे पास दो तरीके थे निकालने के, या पाइप गिर गया तो मेरे पास दो तरीके, एक तो यहाँ पे कुएं के अंदर आ जाओ, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका था मेरे पास, मैं यहाँ पे जो है क्या करूं, एक थ्रेड डालूं और उसमें हुक डाल के जो है क्या कर लूं, खींच लूं। तो इस टाइप से जो है क्या हो जाएगा, हमारा जो है ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि उसी काम को किया लेकिन लेस एनर्जी में काम किया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी जो है कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी है और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। पहले उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनने में इतना जो है डिफरेंस था, बहुत ज्यादा डिफरेंस था, लेकिन अब हमने क्या करा कि इसकी एनर्जी को यहां तक लाया और फिर प्रोडक्ट अभी भी सेम बना है। ये जो एनर्जी कम हुआ
इसी को हमने क्या कहते हैं, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, कम कर दिया। रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट, ये वाला जो ऊपर वाला पाथ है वो क्या है, बिना जो है कैटलिस्ट के पाथ है। और ये वाला जो पाथ है डॉट 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 वाला, रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट, यानी कि उसकी एनर्जी को कम कर दिया। इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, जो रिएक्टेंट से और यहां तक जाए, यहाँ पे, ठीक है, तो इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद कैटलिस्ट। और इस वाले एनर्जी को क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट। यानी कि इस प्रकार से कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड हेंस लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। जिसके कारण क्या होता है कि जब हम किसी की भी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे तो प्रोडक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा बनेगा। जैसे सपोज करो कि मैंने कहा कि भाई मेरे को नीट का पेपर में पहले अभी के अनुसार से बताऊं 650 प्लस चाहिए अच्छे कॉलेज के लिए। अब मैंने क्या कर दिया कि 550 कर दिया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बोलिए बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? जिस तरह से इसकी जो है एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, जो है काफी ज्यादा कम करने से प्रोडक्ट की संख्या जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो है बढ़ जाएगी। वही कहते हैं कैटलिस्ट एक प्रोवाइड करता है अल्टरनेट पाथ बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड हेंस लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। और उसके जो है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बोलिए क्या समझ में आ रहा है कुछ? ओके, Yes, sir. a small amount of catalyst can catalyze large amount of reactant। अब इसका मतलब क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट, आप जब कोई मेडिसिन खाते हो क्या झोला भर के खाते हो या एक छोटा सा खा लेते हो? छोटा सा। हाँ, छोटा सा। 5 ग्राम होगा या 2 ग्राम होगा, इसी टाइप से होगा। लेकिन आदमी कितना बड़ा है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी सी दवाई है। हम रोटी 5 खा लेते हैं, उस तरह से तो हम अगर दवाई खाते हैं हमारे लिए बेनिफिट होता, हम तो पूरा एकदम कहते भाई मेरे को रोटी की जगह दवाई ही दे दो, और खाते आराम से मस्त एनर्जेटिक हो जाते। ये करता क्या है कि आपका जो फंक्शन है, जैसे मान लो कि मैं बीमार पड़ गया, ठीक है, अब मैं जैसे ही बीमार पड़ गया, मेरे को सपोज करो कि कल मेरे को फीवर था, अगर से मेरे को फीवर था तो उसने मेरे को पैरासीटामोल दिया। पैरासीटामोल अगर जो मैंने खाया तो वो क्या करेगा कि मेरी WBC को या जो उस बीमारी को दूर करने के लिए जो जरूरी है उनको क्या करेगा, कहेगा जागो और जो है जाके क्या करो, दुश्मन से लड़ो। अब वो उससे क्या करेगा, धीरे धीरे उस सबको एक्टिवेट कर देगा। जैसे कई सारे मूवी में देखते होंगे कि वो क्या करता है, या जैसे आर्मी के जवान को एक्टिवेट करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे उसका खून जो है बहुत ज्यादा तेजी से चलने लगता है या दुश्मन को मारने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा बाहुबली, जब बाहुबली की सेना कमजोर, हाँ, तो उसमें क्या कहता है, जो है बाहुबली एक लेक्चर देता है, क्या है मृत्यु, जो डर जाए वो मृत्यु, ऐसे कुछ कुछ बोलता है, जिससे क्या हो जाता है कि उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बाकी सब में जो है बढ़ जाती है। सेम वैसे ही कैटलिस्ट काम करता है कि वो क्या करता है कि उसकी एनर्जी को बढ़ाने में या उसको मदद करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है अपने अपना। एक कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर गिव्स एनर्जी ऑफ जी ऑफ रिएक्शन। ऐसा नहीं कि कोई अल्टर यानी कि दूसरा जो है कोई रिएक्शन देता है, नहीं, वो क्या करता है बस उसी रिएक्शन को या उसी चीज को फास्ट या स्लो कर देता है। इट कैटलाइज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट डज नॉट कैटलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ किसको कर सकता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो दो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर के जो क्या हो, इट सेल्फ हो। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जो इट सेल्फ ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। एक कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेदर इट हेल्पिंग अटेंडिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर। यहाँ पे क्या करता है कि इक्विलिब्रियम लाने में मदद नहीं करता है। ये क्या करता है कि कैसे हम फटाफट से इक्विलिब्रियम के करीब पहुंचा जा सके, ये इक्विलिब्रियम नहीं लाता। वो क्या करता है कि कैसे फटाफट से जो है इक्विलिब्रियम पाथ पे जो है क्या कर सके, पहुंचाया जा सके। अब देखो जैसे हमारे पास कोलिजन थ्योरी है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे टकराता है तो ही प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं इस डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूँ। CH3CBrOH है और यहाँ से क्या बना, CH3OH प्लस Br माइनस बना। अगर ये इनका इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो यहाँ पे नो प्रोडक्ट बनता है। अगर जब प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो यह क्या बन रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि जब तक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तब तक जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। चाहे कैसा भी दे दो, कितना भी एनर्जी दे दो, जब तक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा
तब तक जो है ये क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अज्यूम टू बी हार्ड स्पेयर एंड रिएक्शन इज पॉसिबल ऑफ अकर व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड टू ईच अदर। ये तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे जब वो क्या करेंगे, एक परफेक्ट इफेक्टिवली डायरेक्शन में जो है क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो ये जो है क्या करेगा, बनेगा। एनर्जी फैक्टर, अब देखो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा यहाँ पे आपको मैं इस ग्राफ से समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये जो एनर्जी होती है ना यहां से ये वाली जो एनर्जी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। यानी कि जहां 0 से लेके जहां तक एक्टिवेशन एनर्जी जाता है उस एनर्जी को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ओके, वही कहता है कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो एनर्जी कोलाइड कर रहे होंगे या जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे होंगे उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि नीचे से लेके जो एक्टिवेशन एनर्जी है मोस्ट सबसे ज्यादा वहां तक होना चाहिए। स्टेरिक और प्रोबेबिलिटी फैक्टर, कोलाइड मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन एट द टाइम ऑफ कोलिजन, और उसका जो है कितना होना चाहिए, कोलिजन के टाइम पे जो क्या होना चाहिए, परफेक्ट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड अनदर ऑर्डर। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको क्लास में कराए हुए हैं, तो यहाँ पे आप एक इस प्रकार से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा देता हूँ। फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज 100 एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज 193। आपके पास फॉर्मूला है, याद है किन्हीं को? बोलिए क्या फॉर्मूला था, याद है तो आप लोग वापस से। log 10k2 upon k1 equal to a। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, log 10k इक्वल टू log 10 बेस log 10 बेस k इक्वल टू log 10 बेस a माइनस EA बाय 2.303 R। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो है वैल्यू लिखेंगे। अब आपको रेट कांस्टेंट निकालना है तो log 10 बेस, तो ये तो रहेगा। आपको फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए मैंने बताया था, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, यहां से क्या लिख सकते हैं, log 10 बेस 100 माइनस EA। ई आपको EA दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया हुआ है, 19317 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 2.303, आर की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 8.314, और टेम्परेचर आपको 727 दिया हुआ है, और इसको जो है केल्विन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 8 दूनी 16, और इसको कटाओगे तो करीब करीब कितनी वैल्यू आ जाती है, 1 आ जाती है। और यहाँ से कितनी आ जाएगी, log 10 k इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, और यहां से log को हटाएंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 1, क्योंकि जितना होता है उसके ऊपर में पावर ले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वैल्यू मिल गई रेट कांस्टेंट की, यानी कि कितना हो जाएगा, b इक्वल टू 10 हो जाएगा। बोले यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। ठीक है, अगर जो किन्हीं को कोई डाउट हो तो बता दीजिए, आज की क्लास में यहीं पे रखता हूँ।